16th of February 2015 अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहले कुछ अपनी अनाउंसमेंट्स के साथ, अपने टाइम टेबल के साथ। टाइम टेबल जो इस हफ्ते का चलेगा क्वाइट लाइक लास्ट वीक। कल ट्यूसडे वाले दिन इंशाल्लाह एल्फ्रेड में गैंसल ऑफिस में मुलाकात होगी लोगों से। ऑन वेंसडे बुध वाले दिन इंशाल्लाह साउथ हॉल में मुलाकात होगी और थर्सडे को मैनचेस्टर में दोबारा प्रोग्राम है। मैं सोचा था इस हफ्ते मैनचेस्टर का करूं कि बर्मिंघम का करूं, लेकिन मेरा ख्याल है मैनचेस्टर पे इस वक्त ज़्यादा जोर है। बर्मिंघम इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे, यानी 26 तारीख को बर्मिंघम का प्रोग्राम बन रहा है। इस हफ्ते कल गैंसल ऑफिस, उसके बाद वेंसडे को साउथ हॉल में, थर्सडे को अपना मैनचेस्टर में और फ्राइडे को हमारा मोस्ट प्रॉब्ली अपने हेड ऑफिस में फिंचली में होगा। उसके बाद अब जो आज मैं कुछ अपडेट्स की बात करना चाहता हूँ एक नया केस आया है, कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन है दोबारा से। मैंने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन, ये भी कोर्ट ऑफ अपील का ही डिसीजन है। दिस इज़ जो हैंड डाउन किया गया डिसीजन, ये 12 तारीख को किया गया है। आज हम 16 तारीख पे, सिर्फ 4 दिन पुराना डिसीजन ये है। दिस इज सिंह वर्सेस द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट 2015 EWCA Civil 74। इस केस के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस किया गया जिसके ऊपर हम काफ़ी देर बात करते रहते हैं। काश कि मैं इसको बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आपके साथ डिस्कस करता अभी, लेकिन अभी मैं एक्साइटमेंट पूरी बाहर नहीं निकालूंगा बिकॉज मैंने पूरा डिसीजन अभी इतने डिटेल में पढ़ा नहीं है। अभी उसको मुझे कुछ टाइम नहीं मिला था, लेकिन जो मैंने पढ़ा उसके अंदर वो एक जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैं देख रहा था। वो क्वेश्चन ये था कि 9 जुलाई 2012 को जो रूल्स में चेंजेस आई हैं, जो एप्लीकेशंस उससे पहले सबमिट हो चुकी थी, क्या उन एप्लीकेशंस के ऊपर वो चेंजेस इफेक्ट होती हैं या नहीं होती हैं। अब जो इस पे कोर्ट ऑफ अपील में जजेस ने डिसीजन दिया है, उन्होंने ये कहा है कि आप यूं देखें कि 9 जुलाई 2012 से लेके 1 सितंबर जब रूल्स में एक और चेंज शामिल की गई थी, उन डेट्स के दरमियान जो टाइम बचता है, सो यानी अगर आप देख रहे हैं 9 जुलाई 2012 से लेके 1 सितंबर 2012, अगर आपकी एप्लीकेशन 9 जुलाई से पहले की गई, उसका फैसला जो किया गया वो 9 जुलाई के और सितंबर 1 के दरमियान किया गया। अगर आप उस डिटेल्स के अंदर आते हैं, अगर आप उस गैप के अंदर आते हैं, तो आपके ऊपर नए रूल्स अप्लाई नहीं हो सकते थे और पुराने रूल्स के ऊपर फैसला होना चाहिए था। लेकिन अगर आपका डिसीजन एप्लीकेशन का 1 सितंबर के बाद, 1 सितंबर 2012 के बाद किया गया है, तो उसके ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पूरा इख्तियार था कि वो आपके ऊपर नए रूल्स अपने अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एक हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन जाती है क्योंकि मुझे याद है कि 9 जुलाई 2012 का जो टाइम था, हम सबको मालूम था कि 9 जुलाई से चेंजेस आ रही हैं। हम सबको मालूम था कि आर्टिकल 8 को कम्प्लीटली चेंज किया जा रहा है, कोडिफाई किया जा रहा है, बहुत सारी और चीज़ें लाई जा रही हैं। और एज ए प्रिकॉशन उस वक्त मेरा ख्याल है सब लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशंस डालने की कोशिश की थी कि हम पुराने लॉ के अंदर, जहाँ पे कानून अभी जो हम जानते थे, उस कानून के अंदर एप्लीकेशन को डालते, बजाय इसके कि 9 जुलाई 2012 के बाद कोई नया कानून आए जिसका हमें अभी मालूम नहीं है और जिसका हमें पता नहीं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। हम उसका इंतजार करते और बाद में फंस जाते। बेतहाशा लोगों ने 9 जुलाई 2012 से पहले एप्लीकेशंस डाली। असर क्या हुआ उसका कि जो एप्लीकेशंस आमतौर पे 1.5-2 महीने में फैसला हो जाता था, उनका फैसला भी जाके साल 1.5 साल के बाद हुआ, क्योंकि इतना रश पड़ गया था होम ऑफिस के पास। लेकिन फिर भी बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हुए होंगे जो कि इस गैप के अंदर आते हैं, यानी 9 जुलाई 2012 से लेके 1 सितंबर 2012 के दरमियान का जो टाइम है, उसके अंदर ये डिसीजंस किए गए होंगे। ये उन डिसीजंस के लिए ये फैसला अप्लाई होता है कि अगर उन डिसीजंस के ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से नए रूल्स को अप्लाई करके रिफ्यूज किया गया है, तो वो गलत है और इसलिए उनको पुराने रूल्स के अंदर देखा जाना चाहिए। आप में से, सुनने वालों में से अगर किसी ने पुरानी एप्लीकेशंस की थी और आपकी एप्लीकेशन 9 जुलाई 2012 से पहले हो चुकी थी, लेकिन उसको रिफ्यूज किया गया 1 सितंबर 2012 से पहले और 9 जुलाई 2012 के बाद, और नए रूल्स के अंदर उसको अगर रिफ्यूज किया गया, तो आप उसके ऊपर ये इस केस का हवाला देके उसको चैलेंज कर सकते हैं। आप उसको कोर्ट में जाके इस चीज़ को पूछ सकते हैं कि मेरे ऊपर नए रूल्स को गलत इस्तेमाल किया गया और मुझे पुराने लॉ के अंदर करना चाहिए था, और पुराने लॉ में हो सकता है आगे केस में ज़्यादा जान बने। लेकिन ये केस अब आया है, अब इसके ऊपर जो भी बातचीत चली है, अभी उसको देखेंगे क्या बनता है।
लेकिन जो इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट होगा, मेरा ख्याल है बहुत सारे केसेस जो 2012 में थे, चल रहे थे, या जिनका सक्सेस हो सकती थी पुराने रूल्स के अंदर और नए रूल्स के अंदर नहीं हुई, उनको अगर अब देखा जाए तो मेरा ख्याल है 3 साल और गुजर जाने के बाद काफ़ी बेहतर उनकी सिचुएशन हो सकती है। तो हो सकता है आपके लिए हर केस के लिए ये चीज़ अच्छी ना हो कि आप उसको जाके चैलेंज ही करें। हो सकता है आप नई एप्लीकेशन करें तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ रह सकती है। ये तो एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता था, जो मैं एक थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहता था। अब वो जो एक दूसरी बात मैं क्या करता हूँ, वो जो केसेस के बारे में कि जो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं मेरे पास अभी भी रोज़ाना बहुत सारी क्वेरीज जो आती हैं वो इस चीज़ के बारे में आती हैं कि जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने टॉइक कर लिया, मुझे लेटर आ गया, अब मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा कॉलेज बंद हो गया, कॉलेज रिवोक हो गया, फीसें भी पे कर दी हुई थी, अब मैं किधर जाऊँ, 60 डेज का लेटर आ गया हुआ है, मेरे पास वापस जाने के लिए भी कुछ नहीं है, यहाँ रहने के लिए भी कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूँ, क्या मेरी सिचुएशन बनती है। मैं इसका जो आमतौर पर जवाब देता हूँ और जो मैंने प्रोग्राम में भी हमेशा डिस्कस किया, वो मैं यूरोप का हवाला देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको निकल जाना चाहिए किसी और कंट्री में जहाँ पे जाके आपका काम हो जाए। आज मैं जो ये बात करना चाहता हूँ वो एक एग्जाम्पल के साथ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरा एक केस जो होकर आया है जिसपे कि मैं बहुत खुश हूँ वो हमारा एक पोलैंड का मैटर था। अब ये साहब आए यहाँ पे, आके वो स्टूडेंट के तौर पे अपना टाइम गुजारते रहे। अभी उनको 60 डेज़ का लेटर मिला ही था कि उसके ऊपर उन्होंने आके मुझसे बात की और कहा कि जी ये अब चक्कर हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि जी यूके लॉज के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपका काम हो सकेगा, इसलिए क्योंकि आपके ऊपर ये टॉइक वाला भी मसला बन गया है और आगे वैसे भी आप स्टूडेंट के तौर पर नहीं चल सकते, बिकॉज आपका टाइम, अब आपका एक कैप लग जाएगा आपके ऊपर, आपको और स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। उनको मैंने बताया यूरोप के बारे में, उनको मैंने बताया पोलैंड के बारे में कि वहाँ पे आपका काम हो सकता है। और वो उस बंदे ने कहा ऑल राइट फाइन, ठीक है जी आप करें इस चीज़ को। हमने उनको जॉब लेके दिया, उस जॉब के ऊपर उनको वर्क परमिट आज इशू हो गया है और वो बंदा बहुत बहुत खुश है। कहने का मकसद और उसको शेयर करने का मकसद क्या है, यूरोप के बारे में बहुत सारी आपने बातें सुनी होंगी, बहुत सारे लोगों से इसका नाम भी सुना होगा, लेकिन यूरोप के बारे में एक चीज़ याद रखें, 28 डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। 28 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर 28 डिफरेंट किस्म के कवानीन हैं। हर बंदा हर चीज़ को शायद समझता ना हो या शायद जानता ना हो। मेरी स्पेशलाइजेशन ये नहीं कि मेरे सर पे कोई सींग निकले हुए हैं और मैं कोई अलग बातें करता हूं, नहीं, मेरा हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहा है कि मैं बात करता हूं जो कानून कहता है, जो कानून के अंदर हो सकता है, और फिर उसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं और उस कानून के अंदर रहते हुए उस कानून को पूरा करते हैं। वो जो चीज़ें सुनी जाती हैं और जो आई एम श्योर सुनने वाले अभी अपना सर ज़रूर इसके ऊपर हिला रहे होंगे कि जी आपको बताया जाता है कि जी आप किसी वो यूरोपियन डिपेंडेंट पे आ जाते हैं, आपका कोई रिश्तेदार क्रिएट कर दिया जाता है, आपके कोई वो 2 नंबर कागजात बना दिए जाते हैं, हर तरह की चीज़ें मैं सुनता रहता हूँ। और उसके बाद मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे दिखाएं अभी तक किसका काम उसके ऊपर हुआ है कि जिसने जेन्युइनली अपना ये सब कुछ किया हो। बिकॉज जब आप ये यूरोपियन डिपेंडेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर कहता हूं कि जी मैंने किसी को स्पॉन्सर किया, मैं यूरोपियन नेशनल हूं, मैं किसी को स्पॉन्सर करके यहां पे रखना चाहता हूं, मेरा भाई है, मेरा कज़न है, कुछ भी है, तो मुझे सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा कि ये भाई, ये कज़न आज से 5 साल पहले जब यहां पर आया था उस वक्त भी इसको मैं ही स्पॉन्सर कर रहा था, उस वक्त भी फाइनेंशियली मैं इसको लुक आफ्टर कर रहा था, और उसके बाद उस वक्त से लेके अभी तक ये मेरे डिपेंडेंट के तौर पे रहा है, मेरे हाउस होल्ड के अंदर रहा है, मेरी छत के नीचे रहा है, मेरे खाने पे इसने गुजारा किया है, मेरे कपड़ों पे इसने अपना गुजारा किया है, पैसे इसको मैं देता हूं, पॉकेट मनी मैं देता हूं, और आज भी इसकी वो डिपेंडेंसी कायम है और कल भी वो डिपेंडेंसी कायम रहने का इम्कान है। तब जाके ये यूरोपियन डिपेंडेंसी का केस बनता है। अब होता क्या है, आप अभी की डिपेंडेंसी तो प्रूव कर लें, लेकिन अगर आप पुरानी डिपेंडेंसी प्रूव नहीं कर सकते जब आप इस कंट्री में एंटर हुए थे, तो फिर आपका केस नहीं होगा। और ये चीज लोग नहीं समझते और यहां पे बार बार मार खाते हैं। और अभी तक मेरे सामने कितने ही रिफ्यूजल्स ऐसे आ चुके हैं जिनमें तमाम में यही पॉइंट उठाया जाता है कि जी आपकी जो डिपेंडेंसी थी, जो आप कहते हैं कि जो उस वक्त थी, हम उसको नहीं मानते। क्योंकि आप क्या करते हैं, क्योंकि आपकी अगर डिपेंडेंसी नहीं थी तो आप उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, आप कोई वो पे स्लिप्स बना के लगा देते हैं, कोई उल्टी सीधी बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं, कोई आप वो मनी ट्रांसफर की रिसीट्स लगा देते हैं, जो चीज़ें सारी पकड़ी जाती हैं इन्वेस्टिगेशन पे। अब उस पर जिस किसी एजेंट ने आपके लिए वो चीज़ की उसको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान आपका है क्योंकि केस आपका बर्बाद हो जाता है, ब्लैकलिस्ट आप हो जाते हैं होम ऑफिस के साथ। भाई वो सब गंद करने की बजाय अगर आप प्रॉपर कानून के मुताबिक उसको स्टडी करके, अंडरस्टैंड करके, उस कानून के मुताबिक किसी और जगह पे काम कर लेते हैं तो वो बहुत बेहतर नहीं।
अब ये जिस बंदे का आज पोलैंड का काम हुआ, अब इसको वर्क परमिट मिला है 3 साल का। अब उस 3 साल के बाद उसकी एक्सटेंशन होगी इसी कंपनी के साथ, और 5 साल के बाद उसको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी, और मेरे ख्याल है गालिबन 2 साल और गुजारने के बाद उसको नेशनैलिटी मिल जाएगी। अब 7 साल जो वो आगे गुजारेगा, वो एक एक लम्हा उसका किसी तरफ चल रहा है, सिटीजनशिप प्लानिंग की तरफ चल रहा है, जो मैं हमेशा बात करता हूं कि एक सिटीजनशिप को प्लान करके अगर किया जाए तो बहुत बेहतर है। अब हमारे पास ऑस्ट्रिया के ऑप्शंस हैं, पोर्चुगल के ऑप्शंस हैं, आपके पास इस वक्त स्पेन के ऑप्शंस हैं, आपके पास पोलैंड के ऑप्शंस हैं, बल्गेरिया के ऑप्शंस हैं। कई लोग, मैं जब ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात करता हूँ तो वो उनको अच्छा नहीं लगता कि जी ईस्टर्न, उसने सुना जी वो तो भूखे नंगे यहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ वहाँ पे काम नहीं मिलेगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अपनी कम्युनिटी नहीं है। फाइन, अगर आप ये समझते हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप उसके ऊपर फैसला कर लीजिए, आप किसी और कंट्री में यूरोप के अंदर देख लें। यही तो फ़ायदा है 28 कंट्रीज होने का। आप देख सकते हैं पोर्चुगल में क्या इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है, क्या पोलैंड के अंदर पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी नहीं है, हर जगह लोग भरे हुए। सो अगर आप वहां जाके रहना चाहते हैं, वहां जाके करना चाहते हैं, कम से कम अपनी लाइफ को आप बढ़ा तो रहे हैं ना आगे, स्टेप बाय स्टेप जिंदगी आगे चल तो रही है। जो अभी रुकी हुई होती है जब आप इमिग्रेशन के सामने अपनी एडिया रगड़ रहे होते हैं यूके के अंदर बैठे हुए, उसका फायदा नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ के कानून के मुताबिक आपका केस बनता है तो मैं पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के कोर्ट में, जज के सामने, होम ऑफिस के साथ, ट्रेजरी सोलिसिटर के साथ ऐसी की तैसी करके आपका स्टेटस लेंगे। लेकिन अगर आपका केस नहीं बनता कानूनी तौर पर, तो बार बार एप्लीकेशंस डालना, बार बार पैसे बर्बाद करना और सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करना, उसका मेरे ख्याल में कोई खास फायदा नहीं होता। सो ये चीज़ एक सिर्फ मैं चाह रहा था कि आज मैं दोबारा शेयर कर लूं, क्योंकि आज हमारी एक पोलैंड की पहली सक्सेस हुई है। सो मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा था कि आज मैं आपके साथ ये ज़रूर डिस्कस करूंगा और ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा ख्याल है नाज़रीन, अब एक हम फ़ोन कॉल्स की तरफ अपने चलते हैं, सीधे फ़ोन कॉल्स लेते हैं, क्योंकि मेरी तो बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। जी, पहली कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, बुखारी साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, थैंक यू। एक्चुअली यहाँ पर मुझे 10 साल हो गए हैं और नेशनैलिटी मुझे जो मिलेगी वो 6 मंथ के बाद मैंने एप्लीकेशन करनी है जी। तो यहाँ अभी इस वक्त मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस है और मैं जाना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी जो अम्मी है वो बीमार है, वो दुबई में आना चाहती है। मैं पाकिस्तान नहीं गई 10 साल से जी। और वो दुबई आना चाहती है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ वहाँ पर। और उसके लिए ये जो मेरे पास पासपोर्ट है, अभी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है जो ब्लू वाले, इससे मैं ट्रैवल नहीं कर सकती ना दुबई के लिए, तो मुझे पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाना है। तो अब ये रूल हो गया कि वो 10 साल का पीछे चेक करते हैं सारा। तो अगर मैं पासपोर्ट बनाऊंगी पाकिस्तानी और आईडी कार्ड बनाऊंगी, जाहिर है पहले आईडी कार्ड बनाऊंगी फिर पासपोर्ट बनाऊंगी, तो जब मैं नेशनैलिटी के लिए एप्लीकेशन करूंगी तो क्या अफेक्ट हो सकता है? अगर मैं वो बना के पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, मैं दुबई जाना चाहती हूँ, तो क्या ये बनाना मेरे लिए अच्छा रहेगा आईडी कार्ड और पाकिस्तानी पासपोर्ट मेरे लिए? क्योंकि 6 मंथ के बाद मुझे ब्रिटिश नेशनैलिटी इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो इसके लिए मैं परेशान थी जरा कि मैं बनाऊं या 6 मंथ वेट करूं, या 6 मंथ का मतलब 1 साल ही है, क्योंकि एप्लीकेशन करने में और सारा उसमें वो 8-10 महीने लग ही जाते हैं। जी बिल्कुल लग जाते हैं। तो आप मुझे प्लीज कुछ बताइए कि मैं अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट बनाऊं या नहीं बनाऊं? प्लीज। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। यो वेलकम जी। सवाल आपका बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए कि बहुत सारे लोगों को और भी इसका सुनने के फ़ायदा हो जाएगा। मुझे भी ये मालूम है कि अगर आपके पास अपना वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है ब्लू कलर का, जो आपको पासपोर्ट टाइप चीज़ देते हैं रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर, उसके ऊपर आपको दुबई में जाने में प्रॉब्लम होती है। सो अगर आप करते हैं अपना पासपोर्ट, पहले इसको एक लॉजिकली वर्कआउट करके देख लेते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आपने पहले ये कहा कि आपको अपने मुल्क से ख़तरा है, आप कहते हैं कि जी आप अपने मुल्क में जाएंगी तो जो आपको परसिक्यूशन का खतरा है, जिस चीज़ से आप भागी हैं, वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ और लोकल पुलिस और लोकल जो भी गवर्निंग बॉडीज़ है वो आपको हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकती। प्लस ये कि आप पूरे मुल्क में कहीं पे भी चले जाएं, आप जाके महफूज नहीं रहेंगी। इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको असाइलम दिया जाता है और आपको एज ए रेफ्यूजी एक्सेप्ट किया जाता है। अब आप क्या कर रही हैं जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती हैं या आप कार्ड के लिए अपने अप्लाई करती हैं? जब आप अपनी कंट्री की एक नेशनैलिटी के एक शिक को दोबारा से ज़िंदा करती हैं, आप जाके उनसे कहती हैं कि जी आई एम पाकिस्तानी नेशनल, मुझे अपना पाकिस्तानी आईडी कार्ड भी चाहिए और मुझे अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट भी चाहिए। आप क्या कर रही हैं? आप अपनी कंट्री की अथॉरिटीज़ से एक मदद मांग रही हैं। अब ये बात नहीं कि आपने कहा कि जी आपको अपने मुल्क से ख़तरा है। अगर तो ऐसा होता कि आपने कहा होता कि जी मुझे अपनी गवर्नमेंट से खतरा है और फिर आप जाके ये चीज़ कर रही हैं, वो बात समझ आती है।
अब आपके केस पे डिपेंड करता है कि आपने उस केस में क्या बात की हुई थी। अगर फॉर एग्जांपल आपका केस था, मिसाल के तौर पे कहता हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, आप कहते हैं कि जी मुझे अपने हस्बैंड से खतरा था, या मुझे अपनी फैमिली से खतरा था, या हस्बैंड की फैमिली से खतरा था, और उस बेसिस पे आपने असाइलम किया और आपने कहा कि जी आपको कहीं पे भी हेल्प नहीं मिल सकती, और फिर आप जाके अपना ये नेशनलिटी इन्वोक करती हैं और अपना जाके आईडी कार्ड लेती हैं या पासपोर्ट लेती हैं, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता आपके केस पे, बिकॉज ये कि आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हाई कमीशन की अथॉरिटीज़ हैं, वो आपके खिलाफ नहीं थी, कोई आपके मुल्क में आपके खिलाफ था जिससे कि आपको नुकसान पहुंच सकता था। हाँ, ये चीज आपने की होती कि जी ये जो गवर्नमेंट इन पावर है, मैं इस गवर्नमेंट से भागी हुई हूं और ये गवर्नमेंट मुझे ढूंढती फिर रही है, और फिर आप जाके उनसे वो आईडी कार्ड और पासपोर्ट बनाने के लिए दरखास्त देती, तो फिर जब हाई कमीशन है वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाता है और वहां आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा ख्याल है जो मोटा आपका जवाब बनता है वो ये है कि अगर आप अप्लाई कर भी लें तो कोई आपको मसला होना नहीं चाहिए। आपने अपना पासपोर्ट भी ले लिया, अपना आईडी कार्ड भी ले लिया, आप दुबई जाती हैं, आपने कभी पाकिस्तान ट्रैवल नहीं उसके ऊपर अभी करना, सो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होना चाहता। आप जाइए, अपनी वालदा को मिलकर आइए, और उसके बाद जब आपका नेशनलिटी का टाइम होता है तो वो टाइम पूरा करें। बस मेक श्योर कि आपने जब नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है, नेशनलाइजेशन के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट 12 मंथ्स के अंदर 3 महीने से ज़्यादा आपको बाहर नहीं होना चाहिए। सो उस टाइम का ख्याल रखिएगा। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, मेरा सवाल पहला तो छोटा सा है कि रिकंसिडरेशन का क्या स्टेटस होता है एप्लीकेशन का, और दूसरा सवाल मेरा ये है जी कि मैं 10 में एप्लीकेशन की थी ह्यूमन राइट्स की, तो 1.5 महीने बाद रिफ्यूज हो गई थी। तो मेरे वकील ने रिकंसिडरेशन के लिए की थी, तो फिर वो उन्होंने 4 साल बाद मुझे जवाब दिया था कि आपका अभी सर्कमस्टांसेस आपके चेंज हुए कि नहीं, तो वो लेटर उन्होंने को सर्व किया था, वो मैंने साइन करके भेज दिया था कि मेरे सर्कमस्टांसेस सेम नहीं है, अभी चेंज नहीं हुए। तो अभी दोबारा उसी को गए हुए तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं दिया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हो सकता है, आपको कोई इस बारे में क्या नॉलेज है, इस तरह होता है मामूल के मुताबिक या ये कोई चल मैं बताता हूँ डिफरेंट चीज? जी मैं बताता हूँ। थैंक यू। रिकंसिडरेशन का आजकल, अब आप कोई नई एप्लीकेशन करें, आज मैं फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन FLR FP की करता हूँ या FLR O की करता हूँ, उसको वो तकरीबन 2.5 से 3 महीने के अंदर रिफ्यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल उस 2.5 से 3 महीने में रिफ्यूज़ करने के बाद अगर मैं उस एप्लीकेशन की एक रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट बना के भेजता हूँ, तो मेरे लेटर भेजने के तकरीबन 3 दिन के अंदर मुझे एक रिकंसिडरेशन ... रिजेक्शन हेडिंग के साथ एक लेटर वापस आ जाएगा होम ऑफिस से। वो लेटर ये कहता है कि जी हमारे ऊपर कानूनन कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है कि हम आपकी इस रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट को ऑनर करें, क्योंकि आपने एप्लीकेशन की, पेड एप्लीकेशन थी, उसको हमने रिफ्यूज़ किया, उसके रिफ्यूज़ होने के बाद उसके ऊपर कोई अपील का राइट नहीं है, कोई रिकंसिडरेशन का राइट नहीं है, सो इसलिए हम उसको रिकंसिडर नहीं करेंगे और हम इसको रिजेक्ट करके आपको वापस भेजते हैं। अब ये तो आपका रिकंसिडरेशन का जवाब हो गया। जो आज से कुछ अर्सा पहले एप्लीकेशंस होती थी उसके अंदर बात डिफरेंट थी। आप FLR एप्लीकेशन करते थे, वो उसको रिफ्यूज़ करते थे, रिफ्यूज़ करने के बाद आप रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट डाल देते थे। वो रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट का आपको आगे से एक लेटर भी आ जाता था जो कहता था कि थैंक यू वेरी मच, आपने रिकंसिडरेशन के लिए रिक्वेस्ट किया, हम इसको अब देखेंगे, अब आपने हमें तंग नहीं करना, खामोशी से बैठे, जब हम ये रिकंसिडरेशन का रिक्वेस्ट का आपको जवाब दे देंगे, जब रेडी होंगे आपको जवाब देंगे और आपको इन्फॉर्म कर देंगे, उससे तक हमें तंग नहीं करना। अब वो रिकंसिडरेशन कई दफ़ा साल, कई दफ़ा 2 साल, कई दफ़ा 3-3 साल पड़ी रहती थी, उसमें कोई मसला नहीं होता था। अब मुझे इतना टाइम हो गया, 10 साल से ऊपर यहाँ पे इमिग्रेशन लॉ प्रैक्टिस करते हुए, कि अब ये पुरानी चीज़ें भी सारी अब याद हो गई हुई हैं कि कौन कौन से टाइम्स पे क्या क्या स्टेटस रहे हुए हैं। सो ये पहले होती हुई चीज़ थी। 9 जुलाई 2012 के बाद भी कुछ अरसा ये सब कुछ चलता रहा, जो एप्लीकेशंस आ रही थी, उनके रिफ्यूजल्स आ रहे थे, उसके अंदर भी हो रहा था। ये 2013 में जाके उन्होंने ये रिकंसिडरेशन रिजेक्शन वाला चक्कर शुरू किया। अब जो चीज़ होती है, अगर आप उनको सिर्फ एक रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसको तो वो रिजेक्शन लेटर आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी और कानून की शिक के अंदर कोई और एप्लीकेशन करते हैं, किसी और पैराग्राफ के अंदर एप्लीकेशन करते हैं और वो आपको रिकंसिडरेशन रिजेक्शन का लेटर भेज देते हैं, तो आप उनको वापस भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई मैंने रिकंसिडरेशन नहीं कहा करने को, मैंने आपसे फलाने पैराग्राफ के अंदर बात की है करने के लिए, या फलाने पैराग्राफ के अंदर की है, सो जिस पैराग्राफ के अंदर मैं बात कर रहा हूं आप उसके अंदर मेरी एप्लीकेशन को डिसाइड करें, तब जाके बात बनती है। आपको उन्होंने कुछ भेजा, यानी आपकी रिकंसिडरेशन का मैटर चल रहा था। अब उसके बाद आपने उनको अपनी वो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस का बताया कि कुछ नहीं है, जो कि अजीब बात है, क्योंकि अगर आपने 4 साल गुजारे और उन 4 सालों के अंदर आपकी सर्कमस्टांसेस में कोई चेंज नहीं आई, आपका ना टाइम ज़्यादा गुजरा, ना आपके कोई फैमिली में कोई फ़र्क पड़ा, ना आपके काम पे कोई फ़र्क पड़ा,
तो अजीब लगता है। कम से कम और कुछ नहीं तो आपके 4 साल तो और गुजर गए, उन 4 सालों के अंदर आपकी प्राइवेट लाइफ तो और इस्टेब्लिश हुई होगी, उन 4 सालों में आपके टाइज और खत्म हो गए होंगे अपनी कंट्री के साथ, उन 4 सालों में आपके टाइज और बन गए होंगे इस कंट्री के साथ। सो ये तो कभी भी नहीं कहना चाहिए कि जी नो चेंज इन सर्कमस्टांसेस। आपको कुछ ना कुछ कहना चाहिए था, कुछ ना कुछ अप टू डेट डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए थे। बट इन एनी केस अब आप वो सब कुछ कर चुके हैं, अभी आप इंतजार कर रहे हैं। अब अगर आप होम ऑफिस फोन करके उनसे पूछते हैं कि जी मेरी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो आपको प्रॉब्लम कहेगी जी कुछ पेंडिंग नहीं है, हालांकि उन्होंने आपसे जवाब मंगवाया है। अब आप यही कर सकते हैं कि एक तो इस जवाब को चेसअप कीजिए, जहां पे भी आपने जिस एड्रेस पे इसको भेजा वहां चेसअप करें, बाकी अपने एमपी को इन्वॉल्व कीजिए और एमपी से कहें कि इसके अंदर आपके साथ जोर लगाए कि आपको कम से कम जवाब लेके दें। फिर जो जवाब आपको मिलता है वो जवाब अगर आपकी मर्जी का नहीं तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कर सकते हैं, या हो सकता है आपको उस पर अपील का राइट मिल जाए, या जो भी फिर फैसला करना होगा वो उसका जवाब देखने के बाद उसकी बेस पे कीजिएगा। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नाज़रीन अब एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आके अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, थोड़ी सी देर में दोबारा मिलते हैं।